तो गंध है धनिया की गंध जैसी। जब आप सिलबट्टे पे धनिया को पीसते हैं तो जो उसकी गंध आती है वही मैं समझता हूँ कि स्थानीयता की भाषा की गंध है। वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। देखिए हिंदी के पाठक और जो है और दर्शक और श्रोता, ये 3 शब्द में ध्यान दे रहा हूं, अवश्य विचार करिएगा। एक मैंने कहा पाठक, दूसरा मैंने कहा दर्शक और तीसरा मैंने कहा श्रोता। ठीक, तो दर्शक और श्रोता तो भैया बढ़ गए, दर्शक और श्रोता तो बढ़ गए हिंदी के, लेकिन हिंदी के पाठक, ऐसा माना जा रहा है अच्छे पाठक, गांभीर्य पूर्ण तरीके से अध्ययन करने वाले पाठकों की संख्या आप महसूस करते होंगे घटी घटी है। हमारे जो नए नए बच्चे हैं जो हाई स्कूल में कक्षा 8 में 12वीं में अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे लेक्चरर्स, प्राइमरी के अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक कितनी अच्छी अच्छी कहानियां प्रेमचंद की, शरद चंद्र की, मतलब हातिम ताई, तमाम कहानियां पढ़ते थे। अब आप जाइए किसी प्राइमरी स्कूल में, है ना, जाइए किसी भी, हम जैसे अभी गांव में बैठे हुए, तो आप देखिए हमारे प्राइमरी स्कूल की और जूनियर हाई स्कूल की क्या स्थिति है। कितने अध्यापक, कितने बच्चे हिंदी की किताबें खोल के पढ़ते हैं। पठनीयता का संकट आपके सामने गहरा हुआ है। मैं समझता हूं इस व्याख्यान के माध्यम से आपको संप्रेषित करना चाहता हूं कि हिंदी के गंभीर, अच्छे, रसमय, तारल्यपूर्ण जो पाठक हैं, जो हिंदी के मर्म को, हिंदी की गरिमा को, हिंदी की सौम्यता को समझते हैं, उनकी संख्या घटी है। यह भी एक गहरी सांस्कृतिक चुनौती हिंदी के सामने आई है। जो डिजिटल आपने राइटिंग की है, डिजिटल राइटिंग शुरू हो गई है। अब उस तरह की लेखकीयता जो हम कम लिखना अधिक समझना, जब हम किसी को पत्र लिखते थे तो कहते थे कि कम लिखना अधिक समझना, कितना प्यार से हम लोग लिखते थे। और छोटी सी बात लिख करके उसके पाठक के, या जो हमारा मित्र होता था या मित्र होती थी, या हमारी पत्नी, या हमारी चाची, हमारी ताई, हमारी मौसी, है ना, हम लोग जब उनको लिखते थे तो अपना हृदय उड़ेल के रख देते थे। बोलिए, शब्दों में, स्याही में हमने अपना हृदय उड़ेल दिया। अब डिजिटलाइज्ड राइटिंग हो गई, अब आई, उसके बाद एक पान का चिन्ह बना लिया, अब इसके बाद यू लिख दिया। तो डिजिटल जो राइटिंग है उसने हिंदी की लेखन शैली और जो वाक्य संरचना है, सिंटेक्स है, बहुत बदल दिया उसको। ये जो बदलाव आया है, इस तरह के जो बदलाव आए हैं, जो एक क्रिएटिव राइटिंग होती है, रचनात्मकता होती है किसी साहित्य के लेखन में, उस पर बहुत गहरा असर आया है। उसकी गहरी सांस्कृतिक चुनौती जो है वो प्रकट हुई। मैं एक ऐसे इलाके से बोल रहा हूं जहां पे चारों तरफ खेत हैं, किसान हैं, है ना, मजदूर हैं, लोग हैं हमारे, वहां से मैं आपको अभी यह व्याख्यान दे रहा हूं। जो हमारे आज साथी मिलने आए थे वो एक जिला पंचायत के सदस्य हैं और संजोग से वो बैठे हुए हैं, बल्कि मैंने कहा कि मैं एक व्याख्यान देने जा रहा हूं तो मुझे फिलहाल के लिए क्षमा करें। सभी भोजपुरी से जुड़े हुए हैं और भोजपुरी जहां से मैं बोलता हूं, जो मेरी मातृभाषा है, हमारे जस्ट बगल में अवधी है, हम अवधी के पड़ोसी, अवधी भी हम लोग बोलते हैं। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ मगही बोली जाती है। नव नालंदा महाविहार में मैं प्रोफेसर हूँ तो वहाँ मगही बोली जाती है और उसके थोड़ी ही दूरी पे मैथिली बोली जाती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय बोलियों या क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी हमारी लगातार कटती चली जा रही। आप देखिएगा इस बात को, आप जो लेखन आ रहा है मेरे इस व्याख्यान के बाद अवश्य आप पढ़िएगा और देखिएगा कि कैसे क्षेत्रीय बोलियां धीरे धीरे हिंदी से, मतलब हिंदी खड़ी बोली की मैं बात कह रहा हूं, जो मानक हिंदी है, जो हम और आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे, जबकि ये जितनी स्थानिक भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, हैं, वो हमारी प्राण शक्ति थी। मैं आपको बताऊं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतनी चीजें लिखी हैं और उसमें किस तरह से भोजपुरी का उपयोग किया है। मैथिली शरण गुप्त ने बुंदेली का उपयोग किया है। और आप अगर ध्यान से देखिए तो फणीश्वर नाथ रेणु ने इतनी सारी भाषाओं का, वो तो गजब लेखक हैं, गजब विचारक हैं। उनके उपन्यासों में एक तरफ मैथिली, एक तरफ नेपाली, एक तरफ मगही, एक तरफ भोजपुरी भाषाओं के भंडार हैं। उससे कितनी हमारी
साहित्यिकता समृद्ध हुई है, कितनी हिंदी हमारी आगे गई है, हिंदी की जड़ें हमारी कितनी मजबूत हुई हैं, ये पुष्ट हुआ करता था। हम थोड़ा उससे दूर हुए हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि इतने बड़े समृद्ध संसार को हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं भाई? कारण क्या है? क्या आधुनिकता के दबाव में छोड़ रहे हैं कि हमें मॉडर्न न मानने की बात आ जाएगी कि हम मॉडर्न नहीं हैं? यानी मॉडर्न होने का अर्थ क्या शहरीकरण की प्रक्रिया है कि आपकी भाषा में जितना शहरातीपन आएगा उतने ही आप आधुनिक होंगे? ये कैसी आधुनिकता है भाई? क्या हमारी देसी आधुनिकता नहीं हो सकती जहां हमारी भाषाएं, हमारे संबंध, हमारे जो भीतर के रचाव हैं वो गति देते हैं किसी भाषा को, किसी साहित्य को, है ना? तो हिंदी का जो शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग भी घट रहा। आप लगातार देखिए कि वैसे तो इस मंच के माध्यम से मैं कोई हताशा की बात हिंदी के प्रति बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उन संकेतों का उपयोग जरूर करूंगा, क्योंकि हमें ही जागना है, हमें ही आगे बढ़ना है, हमें ही उन चीजों को दूर करना है। धीरे धीरे गांव में जो कुकुरमुत्ते की तरह से अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं, मैं आपको सर्वे के माध्यम से यह दावे के साथ कहता हूं कि नए बच्चे धीरे धीरे प्रेमचंद को भूलने लगे, जो बिल्कुल नई पीढ़ी आ रही। तो जो हिंदी का शिक्षण माध्यम है उस वो भी घटाव की तरफ बढ़ रहा है, और यह एक तरह के सांस्कृतिक विघटन, जिसको समाजशास्त्र की भाषा में या कल्चरोलॉजी यानी संस्कृति शास्त्र की भाषा में कहें तो सांस्कृतिक विघटन का एक तरह का सूचक होता गया है। यह सही है कि मनोरंजन में तो हिंदी का प्रयोग जैसे फिल्मों में और कुछ नाटकों वगैरह में हुआ, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, फिल्मों में भी जिस तरह की हिंदी का प्रयोग हुआ है और कई तरह के मनोरंजन के दूसरे माध्यमों में हुआ है, विज्ञापन में हुआ है, उनमें हिंदी की गहराई नहीं, तड़क भड़क का प्रयोग ज्यादा हुआ। उसको चटकीला बना के पेश किया जा रहा है। हिंदी का जो एक तरह से तारल्य है, हिंदी की जो गरिमा है, हिंदी का जो सौष्ठव है, वो उस तरह से थोड़ी ना आ पा रहा उसमें तो हिंदी को माने पॉलिश दे करके चमका के दिखाने की प्रक्रिया है, ये वाली बात है। जैसे आप ऐसे समझिए कि किसी पीतल को ऊपर से सोने का पत्थर चढ़ाइए और चमका के दिखाइए, वो नहीं हिंदी है भाई, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि संस्कृति और बाजार के बीच, है ना, कल्चर और मार्केट के बीच में हिंदी एक पुल के रूप में तो प्रयुक्त हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब खासा विज्ञापन आपको जो पहले केवल अंग्रेजी के इंडियन एक्सप्रेस में या टाइम्स ऑफ इंडिया में या हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में या सेंटिनल वगैरह में अंग्रेजी में आता था, अब ऐसा नहीं है। अब हिंदी में भी काफी विज्ञापन, असमिया में, बंगला में, उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में भी काफी विज्ञापन अब आ रहे हैं। तो विज्ञापन की भाषा धीरे धीरे अच्छे तौर पर हिंदी बन गई है, लेकिन जो हिंदी का ग्राम्य सौंदर्य था, हिंदी का भीतरी रचाव था, हिंदी की जो गहरी आत्मीयता का बोध था, वो ग्राम सौंदर्य आज महानगरीय जीवन में विस्थापित सा हो गया, उसमें विस्थापन की प्रक्रिया हुई। ये हिंदी का एक बड़ा खास पक्ष है जिसको आपको विचार करना चाहिए। अब हिंदी में जो सिनेमा बन रहा है, जैसा मैंने अभी कुछ शब्दों पहले कहा था, हिंदी में सिनेमा तो बन रहा है, लोकप्रिय भी हो रहा है। वो कनाडा से लेके, फिनलैंड से लेके, अमेरिका से लेके दुनिया भर में हिंदी की परचम को लहराया है सिनेमा ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं थैंकफुल हूं सिनेमा का। लेकिन आप ये देखिए कि क्या ऋत्विक घटक, जो बांग्ला के बहुत बड़े फिल्मकार हुए हैं, सत्यजीत राय या है ना अडूर गोपालकृष्णन, मेरी अभी 4-5 साल पहले उनसे मुंबई में जब मेरा एक भोजपुरी पर लेक्चर हुआ था तो मेरे बगल में थे, तो हमने बातचीत उनसे की थी, अडूर गोपालकृष्णन थे। क्या हमारे पास हम लोग इस तरह से साहित्यिक संवेदना के साथ हिंदी की फिल्में क्या बना पा रहे हैं? अगर मान लीजिए 100 फिल्में भी बना रहे हैं तो एक भी फिल्म क्या उस साहित्यिक मानदंड पर, मनोरंजन के मानदंड पर खड़े हैं, विज्ञापन के मानदंड पर आप खड़े हैं, आप अच्छी फिल्में बना के बेच ले रहे हैं, वो विश्व भर में प्रचारित हो रही है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या आप एक भी ऋत्विक घटक दे पा रहे हैं? क्या आपके पास सत्यजीत राय है? क्या आप ऐसी चीजें ला पा रहे हैं जिससे उस तरह की, ठीक है कि अभी आपके पास बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो क्लासिक हैं, लेकिन उसका दौर देखिए क्या था।
सन 50, 54, 57, आप ये देखिए 65, है ना। आप अभी जो फिल्में बन रही हैं उनमें इतनी क्षणिकता है। आप उनका संगीत देखिए, संगीत की भाषा देखिए, माने गीतों की भाषा देखिए, करवट बदल के एक ठो गीत लिख दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से शकील बदायूनी हुआ करते थे, या बड़े जो अच्छे गीतकार हुआ करते थे हमारे यहाँ हिंदी फिल्मों में, है ना, कैफी आजमी हुआ करते थे, तो ये लोग धीरे धीरे क्रमशः इस सांस्कृतिक चुनौती के रूप में हमको लेना चाहिए कि हम क्या एक ऐसा साहित्यिक गीतकार नहीं दे पा रहे हैं हिंदी फिल्मों को। तो अब क्या हो पा रहा है कि हिंदी का जो लेखक है आज बाजार और परंपरा के बीच में ठहर गया है, मार्केट में और ट्रेडिशन के बीच में वो हिंदी और हमारी फिल्में हैं उनमें जो अच्छा एक तरह से सांस्कृतिक बोध हुआ करता था, आप उसमें जो एक गहरा सांस्कृतिक रचाव देखा करते थे, वो धीरे धीरे जो विरूपण की ओर बढ़ रहा है। तो किसको विचार करना हो? हम ही सबको विचार करना। तो धीरे धीरे जो हिंदी में, मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य की बात मैं कह रहा हूं, मैं ये 1900 के पहले की बात नहीं कह रहा हूं, मैं 1900 के ऑलमोस्ट बाद की बात कह रहा हूं। और खास तौर से 1960 के बाद जो साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी साहित्य, साठोत्तरी उपन्यास और समकालीन जो साहित्य रचा जा रहा है 80 के बाद से या 90 के बाद से, उसमें लोक की स्मृति जो है, मेमोरी ऑफ द फोक, वो बहुत ही, जो जनता लोक की जो स्मृति है वो क्षीणतर होती जा रही है और धीरे धीरे वह एक सांस्कृतिक प्रतिरोध का रूप ले रही, कल्चरल एक तरह से रेजिस्टेंस वो कर रही है और वो एक नई धारा की तरफ बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति का अच्छा और बेहतरीन विकास या प्रभाव हम आज के आधुनिक साहित्य पर नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए भीतर से, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं। वो आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए हमारे भीतर में कि भाई वो जब आपका भीतरी आत्मविश्वास टूटेगा किसी कारण से, चाहे वो मार्केटाइजेशन से हो, चाहे अर्बनाइजेशन से हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन से हो, वो टूटना नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और यह सही है कि भारत का जो हिंदी भाषिक जो स्वरूप है उसका वैश्विक प्रसार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, विश्व भर में हिंदी जा रही, लेकिन उसमें ये देखिए कि कितना भारतीय भाव बोध जा रहा है, ये भी देखिए आप, कितना रचाव जा रहा है। भारतीय कविताएं जो 1970 या 80 के बाद आ रही हैं, उनमें कितनी भारतीयता है। ज्यादातर क्या पश्चिमी सिद्धांतों के अनुकरण के साथ साहित्य की रचना नहीं हुई है। मैं तो ये कहता नहीं कि साहब पश्चिमी सिद्धांत आने नहीं चाहिए, हम तो ये मानते हैं ऋग्वेद के अनुसार कि आनो भद्राक्षतो यंत्र विश्वतः, कहीं से भी विचार मिले दो, लेकिन उनका भारतीय जो संघनन होना चाहिए, पश्चिमी विचारों का भारतीय विचारों के साथ, भारतीय आधार के साथ एक संघनन, एक तरह से उनमें एक संतुलन होना चाहिए, बैलेंसीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए उसमें। और मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आप सभी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। आप ये वास्तव में देखिए कि विश्वविद्यालयों में जो हिंदी की स्थिति है, उनके पाठ्यक्रमों की जो स्थिति है, और जो उसमें हमारे समय का जो रचाव है, जो हमारी परंपरा की के बिंदु हैं, क्या उनके बीच वास्तविक तालमेल है या नहीं है। मैं इसको एस या नो में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी दोनों टिप्पणियां प्रतिकूलक मानी जाएंगी। मैं कहूंगा कि खराब है तो आप कहेंगे कि ऐसा नेगेटिव बोल रहे हैं, मैं कहूंगा कि अच्छा है तो आप कहेंगे कि हर चीज को गुड़ी गुड़ी कह रहे हैं। तो आप स्वयं देखिए कि विश्वविद्यालयों में जो हिंदी की स्थिति है, जो पाठ्यक्रम की स्थिति है, वो क्या सांस्कृतिक सामाजिक चिंतन की मांग करता है कि नहीं मांग करता है। ये आपको जरूर इस पर विचार करना चाहिए। हम बार बार फिर अतीत की ओर लौटते हैं। जितने ऐसे लोग हैं जो काफी समय से पढ़ा रहे हैं या काफी समय से हम विश्वविद्यालयों में हैं, हम बार बार अतीत की ओर ले जाते हैं चीजों को। जो बिल्कुल नई पीढ़ी है जिसको हम पढ़ाते हैं, वो 20 साल की, 21 साल की, 22 साल की, पीएचडी कर रहा तो मान लो 24 साल की, 25 साल की, वो फ्यूचर की तरफ देखता है, भविष्य की तरफ देखता है।
तो जो अतीत और भविष्य के बीच का तालमेल है, वो भी हिंदी की बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक चुनौती है, जिसको आपको लेना होगा। एकदम से अतीत को छोड़ना जड़हीन होना है, केवल भविष्य की ओर ताकना, क्योंकि भविष्य जो है वो यूटोपिया है। भविष्य क्या है, क्या होगा, आप नहीं जानते, सिर्फ आप सोच सकते हैं। तो आप अतीत और भविष्य को जोड़ करके चलें, अपने दृष्टिकोण को कनेक्ट करें। ये हिंदी के अध्यापक, हिंदी के पाठक, हिंदी के दर्शक और हिंदी के श्रोता के सामने एक गहरी चुनौती है। अच्छा, अब देखिए कि हिंदी में जो बहुत सारे ऐसे, क्योंकि भविष्य की मैंने बात कही, युवाओं की, तो इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे समकालीन विषय उभर के आए हैं सांस्कृतिक रूप से, जैसे लैंगिक समानता है, जो लिंग की समानता है, पर्यावरण है, तकनीक है, एआई है ना, या आजकल के लोकतांत्रिकीकरण की जो प्रक्रिया पूरी दुनिया में हो रही है, वो सारी चीजें, जैसे लैंगिक को मैं उठा लेता हूं। चलिए, लैंगिक समानता, आप ये बताइए कि कोई साहित्य या कोई कविता बगैर लैंगिक समानता के कैसे, आप अगर बराबरी की हैसियत नहीं देंगे, और आप होते हैं कौन देने वाले, वो छीन लेगी और छीन के रहेगी। जैसे विवेकानंद ने कहा था कि अगर आप शूद्रों को अधिकार नहीं देंगे तो वो ले लेंगे आपसे। तो आप, अच्छा है कि बराबरी के रूप से रहिए, लोकतांत्रिक रूप से रहिए। ठीक उसी तरह से जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग हैं, मैंने कभी पुरुष को नहीं कहा मित्रों, मैंने पुरुषवादी मानसिकता के लोगों को कहा कि उनको सावधानी के साथ अपनी आधी बिरादरी को, आधी बराबर की बिरादरी को पूर्ण सम्मान घर में, परिवार में, समाज में, लोकतंत्र में, हर जगह देना चाहिए। जब आप देंगे तो आपकी जो भाषा है ना, आपका तदनुकूल आचरण होगा, तदनुकूल आचरण होगा। आप भाषा में भी वैसे ही उतरेंगे, आपके व्यक्तित्व, आपके अभिव्यक्ति, आपके संचार का वही माध्यम भी होगा, क्योंकि वही आप सोचेंगे और वही संचरण कर पाएंगे भाषा में। तो मैं समझता हूं कि जो समकालीन विषय आपके सामने आ उपस्थित हुए हैं भारत में और विश्व में, उनको एड्रेस करना, उनको संबोधित करना, हिंदी की और भारतीय भाषाओं की गहरी सांस्कृतिक चुनौती है। लोकगीत हैं, लोक कलाएं हैं, और जो लोक जो बैलेट्स हैं, जैसे कोहबर है, आपके घर में कोहबर आप देखते रहे होंगे कि जब शादी होती थी तो कोहबर के चित्र बनाए जाते थे, घर के सामने चौका पूरा जाता था, जिसको अल्पना वगैरह कह रहे हैं। आप ये देखिए कि कैसे कैसे उनके संबंध हिंदी लिटरेचर से कमजोर हो रहे होते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, ये कोई भी अब ऐसा उपन्यास, ऐसी कविता, ऐसा जो है निबंध, उसमें लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि हिंदी में, हमारे हिंदी समाजों में या हमारे भोजपुरी अवधी समाजों में, मैथिली, मगही, ओड़िया, बांग्ला समाजों में चौक भी घर के सामने पूरा जाता था। सत्यनारायण स्वामी की कथा होती थी तो चौक पूरा जाता था, या त्रिलोकीनाथ स्वामी की पूजा होती थी तो चौक पूरा जाता था। मैंने तो देखा है कि रविदास जी के मंदिर पर, हमारे यहाँ जो देवलास पर जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ भी बहुत सुंदर आटे का अल्पना बना करके पूज्य। इसको आप कहीं भी किसी ऐसे अतीतगामी व्यक्तित्व से मत जोड़िए। ये हमारे लोक जीवन की, हमारे भारतीय जीवन की गहरी परंपराएं रही हैं। लेकिन मित्रों, ये सब हम धीरे धीरे खो रहे हैं। क्या हम अच्छा कर रहे हैं? हम ऐसा ये पूछ रहे हैं कि भाई, आपकी जो समृद्ध लोक कला है, समृद्ध जो जीवंतता है आपके पास बची है, उसको क्यों खो रहे हैं? उसको लेके आगे बढ़िए, उसको छोड़ के नहीं आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूं कि लोक कला को लेके आगे बढ़ना एक गहरी आधुनिकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि लोक कला का परित्याग आधुनिकता है, वो गलत सोच रहे हैं। आप अमेरिका में जाके देखिए, वो रूट्स की ओर जा रहे हैं। कनाडा में लोग रूट्स की ओर जा रहे हैं, फिनलैंड में लोग रूट्स की ओर जा रहे हैं, जापान में तो है ही, वहां की तो बात ही छोड़िए, और चीन में तो है ही, वहां की तो बात ही छोड़िए। लेकिन मैं यूरोप की और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की बात करें, तो आप तो कैसे कट जाएंगे भाई? आप मतलब ये कोई बात नहीं हुई कि आप अपने रोज की चीजों को आपने साहित्य में छोड़ दिया, जीवन में छोड़ दिया, इसलिए कि हम आधुनिक हो जाए और कोई हमें प्रतिगामी न कहने लगे। मतलब अंग्रेजी में कहें तो रिएक्शनरी न बोलने लगे। भैया मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो लोग कहें कि ये तो टीचर बड़ा रिएक्शनरी टाइप विचार रखता है, प्रगतिशील है, ये नहीं है। अब प्रगतिशीलता का क्या भाई सामने ले लिया है, मैं तो समझता नहीं। अजीब तरह का एक विचार इन्होंने लेके रखा हुआ है। तो ये आपके ऊपर तय करता है कि आप किस तरह से भाषिक ही नहीं, सांस्कृतिक जो चुनौतियां हमारे सामने हिंदी और भारतीय भाषाओं की हैं,
और ऐसा नहीं है कि जो पश्चिमी बहुत सारे विचार आए हैं हमारे पास, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म आया है या नारीवाद आया है या पोस्ट औपनिवेशिकता आई है या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया है या स्ट्रक्चरलिज्म आया है या पोस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म आया है, उत्तरोत्तर जो आधुनिकता है, इन्होंने कोई आपको बहुत खराब कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको अगर विश्व के विचार नहीं पता होंगे तो आप कल्पना करिए कि आप कूपमंडूक होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। आपका ध्वन्या लोक जो है वो विश्व में जाता है तो कितना अच्छा आप मानते हैं, अरे वाह क्या बात है, ध्वन्या लोक पहुंच गया। लेकिन प्रतीकवाद यूरोप का आपके पास आ रहा है तो आप उसको समझिए, उसको देखिए कि जैसे मान लीजिए टेक्स्ट के ऊपर वो कहते हैं कि कोई रचना अपने आप में टेक्स्ट है, या कोई भाषा भी अपने आप में टेक्स्ट हो सकती है। कोई हम आपको लेक्चर दे रहे हैं तो आप हमारे लिए टेक्स्ट हैं, पाठ हैं। हम आपको देख करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नए चीजों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे विचार अनेक बार पश्चिम से आए हैं, लेकिन सभी नहीं पश्चिम से आए हैं। हमारे यहाँ भर्तृहरि ने वाक्य पदीयम के माध्यम से बहुत से चीजें शब्द और वाक्य के बीच के भीतरी विन्यासों को समझाने और बताने की बात उठाई थी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई संतुलन नहीं बना पाते हैं तो फिर हिंदी की तो एक तरह से आप जो गतिमयता है, डायनेमिक्स है, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आपकी चुनौती है, परीक्षा आपकी है कि आप परंपरा और आधुनिकता के बीच में जो हिंदी है उसको आगे ले जाने की कोशिश करें। और कभी भी लोक को गांव मत मानिए। कई हमारे जो श्रोता, हमारे साथी जो पार्टिसिपेंट हैं, वो ये सोचते होंगे कि सर बार बार लोक 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 कह रहे हैं तो लोक का मतलब गांव हुआ। अरे नहीं भैया, लोक का मतलब गांव नहीं है, लोक का मतलब सांस्कृतिक आत्मा है, ये मैं बताना चाहता हूं, सांस्कृतिक आत्मा। अब लोक का मतलब केवल, जैसे शहर में भी लोक होता है भाई, शहर में भी लोक होता है, तो वह एक सांस्कृतिक आत्मा है और हिंदी को उससे जुड़ना है। और हिंदी बगैर उससे जुड़े कोई अपना नया डायनेमिक्स, नई गतिमयता, नया गतिशास्त्र विकसित कर ही नहीं सकती। इसलिए हिंदी को यह सांस्कृतिक जो चैलेंज है वो फील होता है। लेकिन जब हमारे पाठ्यक्रम बनते हैं विश्वविद्यालयों में तो इनका समावेश अवश्य करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और कई जगह बनाए भी गए हैं और यूजीसी के पाठ्यक्रमों ने उनको एक गति भी दी है कि भाई, तो जो चीजें बची खुची हैं, नई चीजें, अभी हम लोग बीए का पाठ्यक्रम नया बनाए तो उसमें बहुत सी नई चीजें दी, जो इस समय सिनेमा है और बहुत सी सारी चीजें जो हम लोगों ने नई जोड़ी, नए दृष्टिकोण को जोड़ा। और पुरानी चीजें तो हैं ही, हमारे पास रीतिकाल है, हमारे पास आदिकाल है ना, हमारे पास अपभ्रंश है। कितनी सुंदर चीज अपभ्रंश है। जब आप कभी सरापा को पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि इतना मेजर पोएट जिसकी पहचान ही हिंदी में नहीं हो पाई, ठीक से नहीं हुई। महापंडित के बाद, महापंडित राहुल सांकृत्यायन के बाद उनकी ठीक से पहचान ही नहीं हुई। यह सब हम जितने अध्यापक हैं मिलजुल के इस काम को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रौद्योगिकी नई आई है, टेक्नोलॉजी जो नई आई है, उस टेक्नोलॉजी के साथ हम कितना फ्रेंडली हैं, ये मैं मुद्दा उठाऊंगा इस व्याख्यान के मंच पर। हम सभी अध्यापकों को चाहिए और हम विद्यार्थियों को भी जोड़ें कि जो प्रौद्योगिकी है ना, और जो खास तौर से हिंदी से जुड़ी प्रौद्योगिकी है, उसका जुड़ाव अगर ठीक से अध्यापक कर लें, जुड़ जाएं, अच्छी तरह से जुड़ जाएं, तो एक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण निश्चित हो सकता है भारतीय भाषाओं का। ये ध्यान रखिए, अगर आप प्रौद्योगिकी से जुड़े नहीं हैं तो आप उसी तरीके के व्यक्ति हैं जैसे 500-600 साल पहले आप फारसी नहीं जानते थे या आप कुछ साल पहले अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो आप प्रौद्योगिकी जरूर जानिए और उससे जुड़िए, उसके नए नए पहलुओं से अवगत होइए, है ना। स्मार्ट क्लासेस केवल पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रौद्योगिकी में थोड़ा स्मार्ट होना भी आवश्यक है। तब आप नई दृष्टि, नई समझ, नई चीजें आप दे पाएंगे। और जब आप उसको दे पाएंगे तो जितनी आपकी आंचलिक भाषाएं हैं, जो हमें नाम लिया, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, मालवी है, अवधी है, इनके साथ हिंदी का संबंध बड़ा और छोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खड़ी बोली को बड़ा मानना, इनको छोटा मानना, और ये नहीं, सहजीवी मानिए, सहजीवी। मैं आपको बताऊं कि कैसे तय करेंगे कि कबीर किस भाषा की कवि हैं, बताइए। वो तो खड़ी बोली में भी उनकी वाणी है, उनकी वाणी
बंगला वो सॉरी पंजाबी में भी है, राजस्थानी में भी है और सदुकड़ी में भी है। बताइए, ब्रज में भी वो कहते हैं, भोजपुरी के तो हैं ही क्योंकि भोजपुरी इलाके की पैदाइश है उनकी। तो मेरा कहना ये है कि जो ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप मतलब जो हमारी आंचलिक भाषाएं हैं, उन आंचलिक भाषाओं को आप सहजीवी की तरह से जोड़िए, न कि उनको एक तरह से ऊपर नीचे मानिए कि अरे भाई, खड़ी बोली भी एक शुरू में बोली ही थी, लेकिन हमने उसका स्टैंडर्ड बनाया, उसका मानकीकरण किया। आज वो हिंदी पूरे विश्व में जो है वो जानी जाती है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जो साहित्य है, जो हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी भारतीय अंग्रेजी भी जो साहित्य है, असमिया जो साहित्य है ना, तो इसमें सबसे बड़ी बात है जो इस मंच के माध्यम से निवेश में करना चाहता हूं, भारतीयता का पुनर्पाठ आपका आवश्यक। भारतीयता का अगर पुनर्पाठ आप नहीं कर पाए तो आप भारतीय जो मूल्य हैं, भारतीय जो वैल्यूज हैं, उनको लाना आपकी चुनौती तो है भाई। अब आप कहेंगे भारतीयता का क्या मतलब, पुराने हो जाएं, चोटी रख लें, टीका लगा लें, ये नहीं भारतीयता है भाई। भारतीयता माने वो हमारे मूल्य जिसमें क्षमा है, करुणा है, दया है, स्त्री के प्रति अनुराग है, हमारी जो एक तरह से जो मामियां हैं, चाचियां हैं, ताइयां हैं। बताइए, हम कल उनको आंट कहते थे क्या कभी, है ना? हम अंकल कहते थे क्या कभी? हमारी वो नहीं परंपरा है। हमारा हर संबोधन अलग अलग है, हमारी हर चीज अलग अलग है। हम उनको ग्रहण करें अपने भारतीय मानदंडों पर, भारतीय मूल्यों के आधार पर, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लेखन में, हमारे जीवन में भी। अब क्या हुआ है कि हमारी जो हिंदी कविता है 1960 के बाद, क्योंकि उसका बहुत समय नहीं है कि इन चीजों पर डिटेलिंग हम करें, लेकिन थोड़ा संकेत करना मुझे बहुत आवश्यक महसूस हो रहा है। उसमें व्यक्तिवाद बहुत बढ़ा है, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा। इंडिविजुअल होना बहुत जरूरी है किसी कविता और साहित्य के लिए, क्योंकि व्यक्ति की इयत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अज्ञे जी ने कहा था, अज्ञे जी ने दो बात कही थी कि व्यक्ति की इयत्ता और मौन का निवेश। अगर कविता में मौन नहीं है, शब्द से शब्द के बीच के मौन को अज्ञे पहचानना चाहते थे, वाक्य से वाक्य के बीच के मौन को अज्ञे पहचानना चाहते थे, अक्षर से अक्षर के बीच के मौन को अज्ञे पहचानना चाहते थे। तो जो मौन है और जो व्यक्ति है, इन दोनों का महत्व कविता में है, इसलिए कविता घनी है, इसलिए कविता रहस्य है, इसीलिए कविता के एक कविता के हजारों पाठ इसलिए हो सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि व्यक्तिवाद तो बढ़ा है, लेकिन सामूहिक संवेदन कम हो गया। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई ट्रेन की दुर्घटना हो गई तो हम किसी भी अपने भाषा में जो लिखते हैं, चाहे कविता में, चाहे समाचार जब बनाते हैं, तो भी कहते हैं 80 लोगों की मृत्यु हुई। यानी जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो चला गया, वो आपके लिए संख्या हो गया, वो नंबर है, वो मनुष्य नहीं है, वो नंबर हो गया। तो एक तरह से जो सामूहिक संवेदन है वह क्रमशः क्षीण होने लगा है। इस पर हमें विचार करना चाहिए, और इस पर और गहरा विचार करना चाहिए कि हिंदी में क्या विश्व स्तरीय साहित्य का अनुवाद हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो रहा है, और हिंदी का अनुवाद क्या वैश्विक लेवल पर फ्रेंच में, जर्मन में, है ना, और चीनी में, रूसी में, जापानी में, तमाम भाषाओं में, अंग्रेजी में भी। आपको पता है कि हमारे हिंदी में इतने बड़े बड़े लेखक हुए हैं, जैसे प्रेमचंद से लेकर के कितने नाम गिनवाएं आपको। अगर उनका अच्छा अंग्रेजी अनुवाद हुआ होता, अब रविन्द्रनाथ टैगोर को जो 1911 में नोबेल मिला था, वो तो उन्होंने खुद ही अपनी गीतांजलि का अनुवाद किया, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे जो अच्छे ग्रंथ हैं, गोदान है, मैलांचल है, परती परिकथा है, तमाम तरह के उत्कृष्ट रचनाएं हमारी हैं, उनका अच्छा जो अनुवाद है, जो एक तरह से आत्मिक अनुवाद है, वो नहीं हुआ। क्या हमें इसकी कोशिश सांस्कृतिक रूप से नहीं करनी चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद संभव है हम कराएं, ताकि हिंदी का जो संवेदन है वो पूरे विश्व में फैल जाए। हम लोगों ने कई बार मांग तो की थी एक अनुवाद परिषद की, अनुवाद आयोग की, भारत गवर्नमेंट से मैंने भी कई बार चिट्ठियां लिखी थी। जब मैं हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार का सचिव था तो भी मैंने बात लिखी, मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार का सचिव था मैं,
तो भी मैंने कई बार उनको लिखा कि एक अनुवाद आयोग बड़ा सा बने और उसमें हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनका जो उत्कृष्टतम साहित्य है उसका आत्मीय अनुवाद, खूबसूरत अनुवाद विश्व में जाना चाहिए और विश्व स्तरीय जो अनुवाद जो जो कृतियां हैं वो हिंदी में आनी चाहिए। अब मेरा दागिस्तान जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है बताइए, रसूल का। तो आप अगर विश्व को जोड़ना चाहते हैं और वैश्विक भाषाओं को एकीकृत करके उनमें से नया एक भाषिक रचाव पैदा करना चाहते हैं तो भैया अनुवाद तो चाहिए ही चाहिए और अच्छा अनुवाद चाहिए। गीतांजलि श्री ने देखा आपने कैसे एक बुकर सम्मान जब उनको प्राप्त हुआ, तो अर्थ यह है कि वो अनुवाद की महत्ता बहुत भारी है और ये आवश्यक है करना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ जो फिल्मों की हमने चर्चा की, तो फिल्म है और टीवी है, ओटीटी नया एक माध्यम आया है। ये जो ओटीटी वगैरह माध्यम आया है वो हमारी लोकप्रियता को तो बढ़ाता है, लेकिन ध्यान से सुन लें इस बात को कि हमारी भाषा की जो भाषा को हल्का वो करता। तो जो हम ओटीटी पे भाषा देखते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, आप सभी सभ्य लोग हैं, सभ्यता के विमर्श में विश्वास करते हैं। अनेक ऐसे मतलब सीरीज आई जिनमें गाली गलौज, मतलब इतना सारा भाषिक जो है एक तरह से प्रदूषण लोग फैलाते हैं। क्या इनके बगैर आप अच्छी बातें नहीं कह सकते? क्या इसके बगैर आप ओटीटी या आप अपने टीवी के सीरीज को नहीं चला सकते? पंचायत सीरीज आई, कितनी अच्छी थी, कितनी साफ सुथरी थी, बताइए। इतने अच्छे एक्टर्स ने इतनी अच्छी भाषा में इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, उसका वाक्य विन्यास भी अच्छा था, उसका जो है वो कंटेंट, मतलब जिसको वस्तु कहते हैं, वस्तु भी बहुत उसकी खूबसूरत उसका था। तो ये सारे विषय जो हैं हमारे जो है आत्ममंथन के लिए बाध्य करते हैं, हमको भीतर देखने के लिए बाध्य करते हैं। और ऐसा हो सकता है अगर हिंदी के मुहावरे को, हिंदी की बोलचाल को, हिंदी की आधार प्रियता को अगर हम ग्रहण कर दें, जो कि हमारे गांव में, गिराव में, छोटे शहरों में, विश्वविद्यालयों में, हमारे विद्यालयों में है, उनको अच्छे रूप में लें, ग्रहण करें, है ना। तो सबसे ये आवश्यक है कि इनको जोड़ें। और जो मैंने कहा कि विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ाते हैं, तमाम अध्यापक हमारे प्राइमरी से लेकर के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाते हैं सब, तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप संवेदनशील जो पाठ है विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में, हिंदी का जो संवेदनशील जो शिक्षण है, एक सेंसिटिव जो टीचिंग है, वो बहुत आवश्यक है। आप किसी वर्ग के प्रति कोई टिप्पणी ना करें, किसी जाति के प्रति टिप्पणी ना करें, किसी धर्म के प्रति टिप्पणी ना करें, किसी विचार के प्रति भी। उदाहरण के रूप में अगर आपको मार्क्सवाद नहीं पसंद है, नहीं पसंद, लेकिन उस पर आप कोई क्रिटिकल ऐसा विचार रखें जो पॉजिटिव हो, मतलब आप उसकी सही आलोचना करें। वही मार्क्सवाद इस कारण से हमें नहीं अच्छा लगता, और आपका अपना विचार, आप पाठक हैं, आप जैसे उचित समझें, लेकिन आप बहुत असभ्य तरीके से किसी वैचारिकता को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर वैचारिकता अपने आप में बहुत मूल्यवान है। दक्षिण पंथ के विचार भी बहुत मूल्यवान है, मध्य पंथ के भी विचार बहुत मूल्यवान है। हमारे लिए लोहिया भी उतने महत्वपूर्ण है, जयप्रकाश भी उतने महत्वपूर्ण है जितना गांधी हैं, और जितना श्यामाचरण मुखर्जी हैं, जितना हमारे माने लेनिन और मार्क्स हैं। लेकिन चूंकि भारत के जो लोग हैं वो भारत की जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम उनको ज्यादा बल इसलिए देते हैं कि भारत की धरती से भारत को एक तरह से वो देखते हैं। तो आप अपने विचार को बहुत शालीन सभ्य तरीके से कक्षा में रखें, बाहर भी रखें, लेख भी लिखें, तो उस पर एक पॉजिटिव क्रिएटिव तरीके से उसका एनालाइजेशन करें। इससे क्या होगा कि एक जो हिंदी भाषा है, हिंदी जो साहित्य है, हिंदी जो लेखन है, वो अपनी परंपरा के साथ साथ एक तरह से अर्थ निर्माण कर पाएगी नए तरीके से, ऐसा मैं मानता हूं। और आप जानते हैं कि अब जो हिंदी का भविष्य है वह केवल किताबों पे जुड़ा नहीं है। किताबें तो चाहिए, मैंने अभी चर्चा थोड़ी देर पहले भी की थी कि किताबों का जो अध्ययन मनन है काफी कम हुआ है, लेकिन मित्रों डिजिटल स्क्रीन को भी आप बराबर का महत्व दीजिए। डिजिटल स्क्रीन पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते थे कि 5-6 साल पहले मैं यह बात आपसे कर पाता? तो चीजें बहुत बदल रही हैं, और जो नवाचार है, जो नई दृष्टि है, जो नई समझ है, उसको भी, जो नई तकनीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तकनीक को
बहुत बल देना चाहिए, समझ के साथ बल देना चाहिए। बस तकनीक को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि साहित्य जो है वो और जो भाषाएं हैं वो बहुत संवेदनशील हैं, और तकनीक के हावी होते ही उन भाषाओं का एक तरह से रूढ़ीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ीकरण हो जाएगा। तो आप तकनीक को समांतर बल दे तकनीक के लिए, लेकिन भाषाएं जो संवेदनशील हैं, जो साहित्य जो सेंसिटिव एक तरह से हमारे उपादान हैं, जो मनुष्य को और सेंसिटाइज करते हैं, संवेदित करते हैं। आखिर भाषा क्या करती है? साहित्य क्या करता है? आदमी को संवेदित करता है, उसको आत्मीय बनाता है, मित्र बनाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको करते रहें। और जैसा आप जानते हैं कि जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है उसके माध्यम बहुत सारे बदल रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं। अब पहले मंच हुआ करते थे, मंचों पर आप अपनी बात रखते थे, कविता पाठ करते थे, पत्रिकाएं होती थी, पत्रिकाओं में लिखते थे, किताब में आप अपनी बात कहते थे। अब माध्यम थोड़े बदले जब हैं, तो स्क्रीन पे आप अपनी बात कहते हैं, ब्लॉग में अपनी बात लिखते हैं, और पॉडकास्ट में। अब लगातार पॉडकास्ट की संख्या बढ़ रही है। अभी आपने देखा होगा कि साहित्यकारों के इंटरव्यू कितने सारे पॉडकास्ट आते हैं, आप देख चाहिए एक बार। मैं सारे जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो हमको सुन रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप जितने हमारे हिंदी के लेखक हैं इस समय जीवित हैं, उनके बहुत सारे पॉडकास्ट आपको यूट्यूब पे मौजूद हैं। अवश्य देखिए, आपको उससे दो फायदे होंगे। एक तो उनकी वैचारिकता की आत्मीयता का पता चलेगा, दूसरे उनके जीवन के संघर्षों का पता चलेगा, तीसरे उनके लेखन की जो प्रोसेस है वो कैसे लिख पाते हैं, कैसे मतलब क्या प्रक्रिया उनके लिखने की, लिखने के पहले वो किस उधेड़-बुन में रहते हैं, लिखते समय वो क्या सोचते हैं, और लिखने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, सब आपको पॉडकास्ट से पता चलेगा। तो पॉडकास्ट वगैरह जो है वो नए माध्यम हो गए हैं। वह भी एक किस्म का ग्रंथ ही है, वह भी एक किस्म की किताब ही है, जिसको आप पढ़ते हैं, नए तरीके से पढ़ते हैं, नए तरीके से उसको आप धारण करते हैं। तो अब इस प्रक्रिया ने जो लेखक और पाठक है, या लेखक और श्रोता है, उसकी दूरी तो घटाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम किसी से बात करते हैं वीडियो पर, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो दूरी तो घटती है, लेकिन संवाद की जो गहराई है, डेप्थ ऑफ द डायलॉग जो है ना, वो कम हुआ। ये चुनौती आपके सामने असली कि संवाद की गहराई क्यों कम हुई, भाई बताइए क्यों कम हो गई? आप जुड़ गए, आप और नजदीक हुए, तो आपको तो और गहरा होना चाहिए, आपको तो साहित्यिक रूप से और बलशील होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, गहराई छिछली होती चली जा रही है। आप एनी हाउ बस कहने की धुन में लगे हुए हैं कि बस कुछ कहे चले जाएं, टाइम पास करें, निकलने नहीं। आपको और गहरा, घना और अच्छा होना होगा ना। तो जो आपकी मौखिक परंपराएं हैं, लोकगीत हैं, लोक कथा है ना, और जैसे अभी कव्वाली बड़ा सुंदर एक माध्यम है, गजलें हैं। आप जरा चैनल खोलिएगा टीवी के, आपको कव्वाली नहीं मिलेगी, गजलें बहुत कम मिलेंगी। क्या हो गया हमारे समाजों? जो हमारे क्लासिक्स थे वो धीरे धीरे, आप अगर किसी अच्छे कव्वाल की कव्वाली सुनना चाहें, और कव्वाली है क्या? मीर की गजलें कव्वाली में गाई जाती हैं, है ना, गालिब मियाँ की गजलें गाई जाती हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के साहित्य, लेकिन वो खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। तो जब वो खत्म हो रही हैं, जब हमारे सांस्कृतिक वातावरण में ही वो नहीं है, तो साहित्य भी कमजोर होगा, भाषा भी कमजोर होगी आपकी, आपका एम्बियांस कमजोर होगा, पर्यावरण कमजोर होगा। तो भाषिक पर्यावरण को आप इतना कमजोर बनाते चल रहे हैं कि जो आपकी समृद्धि के मूलाधार थे, इतनी अच्छी चीजें, है ना, उनको आप खत्म कर रहे हैं। और वो धीरे धीरे अब डिजिटल अभिलेख का हिस्सा बन गए हैं। लोग कव्वाली को अब डिजिटल अभिलेख में, उनको आर्काइव में रख दिए। अच्छा भैया, कभी मन होगा तो निकाल के सुन लेंगे, देख लेंगे। नहीं, आप हमारे चैनलों की पोजीशन देखिए ना, इस समय जो हिंदी के चैनल हैं, जरा खोजिएगा आज हमारे इस लेक्चर के बाद, भैया एक तो कव्वाली हम सुनना चाहते हैं, एक अच्छी गजल सुनना चाहते हैं, आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? वही मैंने कहा कि आप में लगातार, हम सब में भाषा के प्रति अपने जो क्षीण भाव है वो विकसित हुआ है, उसके प्रति जो एक वैश्विक अनुराग भाव है वो कम हुआ है, या हमारी गहराई कम हुई, हम उसको ये कह सकते हैं। तो डिजिटलीकरण से सब तो हुआ, हम पॉपुलर तो हुए, लोगों तक तो पहुंचे, लेकिन जीवंतता में कृत्रिमता का खतरा पैदा हुआ। आर्टिफिशियल हम बहुत बने, आर्टिफिशियलिटी बहुत बढ़ी हमारे बीच में। जो ओरिजिनलिटी थी, ये गांव का चरवाहा किसी
भैंस पे बैठ के, गाय पे बैठ के, बकरी चराते हुए कुछ गाया जा रहा है, कान में उंगली डाल के। खैर वो समय नहीं है कि हम उस समय में पहुंच जाएं, लेकिन जो एक प्राकृतिकता थी हमारे जीवन में गायन की, वह इस डिजिटलीकरण ने हमको ज्यादा आर्टिफिशियल बनाया है। हमको काफी हद तक अब हम हिंदी में रील जो भाषा है, रियल नहीं, रील भाषा, उस पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। और जो रचनात्मक भाषा, क्रिएटिव जो लैंग्वेज है, तो दो भाषाएं हो गई। एक रील भाषा यानी जो सिनेमा या इस तरह के वीडियो की भाषा है, और एक जो क्रिएटिव लैंग्वेज है, रचनात्मक भाषा है। उन दोनों के बीच में एक स्पष्ट किस्म का विभाजन मिलता है। यह एक अजीब बात है, और यह मित्रों, आप सभी अध्यापक हैं, विद्वान हैं, आप जानते हैं कि यह विभाजन हिंदी के जो गहरेपन है उसको कम करता है, उसको न्यून करता है, उसको विभाजित करता है। इसीलिए हमारे जो व्यक्तित्व हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो लगातार विभाजित होती गई। हम एक मुंह में 10 मुंह, एक आंख में 20 आंख हम हैं, क्योंकि हम सही दृष्टि का सही प्रतिपादन नहीं करते। हमारी भाषा में, हमारे रचाव में भी वही बात आ रही। और आप इसका प्रमाण देखिए कि जो सोशल मीडिया है, या जो टीवी मीडिया है, या जो इस तरह की सिनेमा मीडिया है, इसमें तात्कालिक प्रभाव बढ़े हैं, तात्कालिकता बहुत आई है। बाइट लेके पहुंच जाएंगे भाई साहब, डंडा लेके, हाँ अपना विचार प्रकट करें भाई साहब। अब वो बेचारा हकबका के कोई जल्दी जल्दी में कुछ विचार प्रकट करेगा, यानी जो भी विचार उसके प्रकट होंगे वो सोचे समझे स्थिर विचार न होके ज्यादातर तात्कालिक विचार होते हैं। क्या होते हैं? तात्कालिक विचार होते हैं। तो क्या इस तात्कालिकता को अगर बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया गया, जो कि दिया जा रहा है, तो आपको लगता नहीं कि जो हमारी सोशल मीडिया है, जो सामाजिक मीडिया है, वह तात्कालिकता की शिकार हो गई है? और उसने हिंदी लेखन की जो गहराई है, उसका जो क्राफ्ट है, उसको काफी कम किया है, उसको उथला बनाया है, उसको छिछला बनाया। और पत्रकारिता जब से मीडिया में कन्वर्ट हुई है, मीडिया अब एक नया, अभी का नहीं है, बहुत पुराना शब्द है, लेकिन पत्रकारिता में आप भाषा के रचाव, उसके लगाव, उसकी जीवंतता को देखते थे। मीडिया ने क्या किया है ना, उसने पॉपुलैरिटी को आधार बनाया। कितना बिक रहा है, बिक रही है खबर, तो जो खबर बिक रही है, वो जो है, जो खबर बिक रही है, उसको वो, अब एक बात बताइए कि खबर, अब खबर लोगों को देने के लिए नहीं है, खबर लोगों को समझाने के लिए नहीं है, खबर हमारे बयान को नहीं उद्धृत करती, बल्कि ये देखती है कि कितना हम बिक जाएंगे, कितना सेलेबल हम। तो ये बताइए कि अगर पत्रकारिता, ये मैंने नहीं कहा कि सारी मीडिया वैसी, ऐसा नहीं है। बहुत सी मीडिया है जो गंभीर है, अच्छा काम करती है, और मैं उसका सिर झुका के स्वागत करता हूं। लेकिन अनेक बार साहित्य का एक सूचनात्मक रूप अगर पत्रकारिता है, तो उसका बहुत तात्कालिक रूप मीडिया। और मीडिया में जो भाषा का स्तर जितना गिर रहा है, आप एंकरों को जाके देखिए, वो 5 वाक्य, मतलब अगर अच्छा बोलें तो मैं स्वागत करूंगा, शुद्ध बोलें तो स्वागत करूंगा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनकी सब ट्रेनिंग होगी उनकी। आप जाके मीडिया संस्थानों में जाइए, आज हमारे व्याख्यान के बाद जाइए, सर्च करिए, रीड करिए, उनको भाषा की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये हालत हमारी हिंदी भाषा की है। और हमारे सामने यह भी एक बड़ी सांस्कृतिक चुनौती है। वो क्यों चुनौती है? क्योंकि जो चीज इतनी दुनिया में पॉपुलर हो रही है, सबके घर घर में जा रही है, सबको अपनी बातें कह रही है, क्या उसका भाषिक स्तर पर संपादन, भाषिक स्तर पर रचाव नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं है। तो क्या करेंगे? जन संवेदन धीरे धीरे, उसकी जो भाषा है वो मीडिया की लगातार क्षीण हो रही है, उथली हो रही है। ऐसा मेरा मत है। मैं सभी मीडिया को नहीं कह सकता, क्योंकि यह कहना किसी के प्रति गहरा अन्याय होगा, और वह खराब जो है वो एक तरह से एक तरह की बात होगी। मैं ये चाहता हूं कि हिंदी की पहचान राष्ट्रीय भाषा के रूप में तो हो ही हो, लेकिन मित्रों मैं चाहता हूं कि उसकी पहचान, ऐसा मैं चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कि जन भाषा के रूप में भी पुनर्परिभाषित उसको किया जाए, ताकि उसे हम लोगों तक इस गहराई के साथ, इस गहरे संबोधन के साथ पहुंचा सकें कि ऐसा वो ये लगे कि हम पूरे विश्व के भाषाओं के बीच में एक गहरी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, है ना। हम फिल्में तो बहुत सारी बना रहे हैं, ओटीटी बहुत सारी बना रहे हैं, टीवी के सीरियल्स बहुत सारे बना रहे हैं, लेकिन उसमें ढंग के लायक
वैश्विक स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल हमने कैसा किया, हिंदी को किस तरह से जिया, उस सीरियल के लेखक किस कोट के हैं, ओटीटी के लेखक किस कोट के हैं, उसमें कथ्य क्या है, संप्रेषणीयता क्या है ना, ये आपके सांस्कृतिक चुनौती का एक बहुत बड़ा आधार बनता है। और जो हिंदी की सांस्कृतिक यात्रा है मित्रों, वो हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा आगे बढ़ने वाली है, और उसका ठहराव नहीं, उसका प्रवाह ही जो है उसकी पहचान है, वही उसकी आइडेंटिटी है, वही उसका सृजन है। तो आज की चुनौती केवल भाषा की नहीं है, भाषा में निहित जो सांस्कृतिक चेतना है, कल्चरल जो कॉन्शसनेस है, वो उसकी असली चुनौती है। और वही चुनौती जो है आपको संप्रेरित करती है, वही चुनौती आपको आगे ले जाती है। और चुनौती से डरना नहीं चाहिए, उस चुनौती को एक्सेप्ट करके तदनुकूल अपने भारतीय जनों को, अपने लोगों को तैयार करके भाषा के स्तर पर तैयार करना चाहिए। अब आधुनिकता, जिसको हमने शुरू में कहा कि आधुनिक समाज की क्या चुनौतियां सांस्कृतिक हैं, तो आधुनिक समाज की जो मैंने बताई उसको मैं थोड़ा रिपीट करूंगा कि आधुनिक समाज और आधुनिकता के बीच हिंदी में लोक संवेदन की रिक्ति होना, लोक संवेदन की अनुपस्थिति होना, या लोक संवेदन की उपस्थिति को कम होते जाना, यह एक तरह से हमारी नैतिक ह्रास की बात होगी। नैतिक शक्ति कब होगी? जब हम लोक संवेदन को मॉडर्निटी के बीच में लाएं, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर में, मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज में लाएं। तो असली हमारी पूंजियां जो हैं वो क्या हैं हमारी? वो हैं बोलियां, वो हैं उपभाषाएं, लोकगीत, कहावतें, जिसको लगातार हम शरित होते जा रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रमों में लोक को पढ़ाना, आदिकाल को पढ़ाना, रीतिकाल को पढ़ाना, ये सब ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुरानी सी चीज हो गई। अब कोई न तो खास पता नहीं आप लोगों को जो अनुभव हो, लेकिन लोक को पढ़ाना, रीतिकाल, आदिकाल, ये सब काफी क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और बहुत ज्यादा समकाल पे बल हो गया है। और 1980 के बाद के ही ऊपर बच्चे ज्यादातर पीएचडी करना चाहते हैं, 1980 के बाद ही अध्यापक ज्यादातर पढ़ाना चाहते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने शास्त्रों की ओर, जो हिंदी का शास्त्र है, उधर जाना चाहिए। रीतिकाल है हमारा, आदिकाल है, भक्तिकाल है ना, उन चीजों की ओर जा करके उनको भी अन्वेषित करना चाहिए, उनका नया उत्खनन करना चाहिए, उसमें हीरे छुपे हुए ना। अभी मैंने धरणीदास का उत्खनन किया। धरणीदास एक बड़े कवि हैं, उन्होंने बिहार के छपरा में वो रहते थे। उनको अगर ठीक से अगर लिया जाए तो हिंदी के मेजर पोएट वो सिद्ध हो सकते हैं। मैंने कुछ काम उन पे शुरू किया है। तो जो है, जब आप किसी संस्कृति में निवेश करना चाहते हैं कि संस्कृति आपकी विकसित हो हिंदी की, तो सबसे पहला निवेश है क्रिएटिविटी का निवेश, रचनात्मकता का निवेश। हर अध्यापक को चाहिए, ऐसा मेरा प्रणाम पूर्वक आपसे अनुरोध होगा कि कुछ न कुछ रचनात्मक आप अवदान अवश्य करें। रोज कुछ न कुछ लिखें, 1 पृष्ठ लिखें, 2 पृष्ठ लिखें। इससे क्या होगा कि आपके पास एक साल भर में अच्छी उपस्थिति भी हो जाएगी आपके लेखन की, और आप एक अवदान दे पाएंगे हिंदी साहित्य को, और उन मूल्यों का क्षरण भी आप रोक पाएंगे, है ना। तो एक जो हमारे भीतर इस समय जागृत हो रहे हैं क्षरण जो है, और हिंदी को सांस्कृतिक आत्म साक्षात्कार, जैसा मैंने पहले आत्मदर्पण शब्द कहा था, उसको मैं थोड़ा विस्तृत रूप में कह दिया जाता हूं कि हिंदी को आत्म साक्षात्कार के रूप में विकसित होना चाहिए, माध्यम बनना चाहिए। और आप ही होंगे जो आत्म साक्षात्कार का माध्यम हिंदी को बनाएंगे, और उस माध्यम से मानवता की सेवा कर पाएंगे तकनीक के माध्यम से। तकनीक नहीं होती तो मैं कैसे जुड़ता इस कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतने खूबसूरत कार्यक्रम में, इतने सुंदर विद्वान विचारकों के साथ जो हमारे साथी अध्यापक हैं। तो तकनीक तो बहुत जरूरी है, लेकिन मित्रों, मैंने जैसा शुरू में ही कहा था कि तकनीक एक बाहरी चीज है, सबसे भीतरी चीज है मनुष्य की करुणा। मनुष्य की करुणा होगी तो हिंदी भाषा अपने आप में, क्योंकि हिंदी बाजार की भाषा बन चुकी है। आप ये मत सोचिए कि वो मार्केट की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मार्केटाइज्ड लैंग्वेज होते रहने से उसमें जो क्षरण आए हैं, उन क्षरणों में करुणा की भी कमी है। तो कारुण्य भी अगर लगातार बचा रहे हमारी हिंदी में, हमारी भारतीय भाषाओं में, तो सबसे बड़ी बात है भाषा के जीवित रहने की जो शैली है, जो आधारभूत, जो उसका माध्यम है, वो है
उसकी करुणा का शेष होना, उसकी करुणा का बचा रहना। मैं समझता हूँ कि करुणा से बड़ा कुछ नहीं है। जैसा कि मैडम राष्ट्री ने कहा था कि मनुष्य से ऊपर, चंडीदास जी ने कहा था कि मनुष्य से ऊपर और मनुष्यता से ऊपर कुछ भी नहीं है, सभी कुछ मनुष्य की श्रेष्ठता में निहित है। मनुष्य की श्रेष्ठता से अर्थ यह है कि जितनी प्राणियां हैं, जितने प्राणी हैं, वो सभी मनुष्य ही की तरह से हम लेते हैं। हमारे पास जो घर के जो भैरव, हम किसको मानते हैं? घर का जो हमारे देखिए श्वान है, जो हमारे, हम उनको भैरव मानते हैं। चूहा जो है हमारे, उनको गणेश हम मानते हैं। तो हमने सबका मानवीकरण किया है, ह्यूमनाइजेशन किया है। इसीलिए चंडीदास जी महाराज ने कहा कि जो भी है वो मनुष्य है और मनुष्यता में निहित है। अगर हम अपनी मनुष्यता को श्रेष्ठतर नहीं कर पाए, विकसित नहीं कर पाए, अच्छा नहीं बना पाए, तो हिंदी भाषा अपने सांस्कृतिक चुनौतियों से लगातार टकराती रहेगी। उसमें करुणा का सन्निवेश होना चाहिए, उसमें मनुष्यता का सन्निवेश होना चाहिए। हिंदी का तो तुलसीदास ने लिखा भी है इस बात को कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उन्होंने, किसी ने पूछा तुलसीदास से, वो जो रामचरितमानस में लिखा उन्होंने, कि धर्म क्या है? उन्होंने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं। धर्म का अर्थ अनुष्ठान नहीं है कि बैठ के पूजा, वो आप पूजा पाठ करते रहिए, वो आपका अनुष्ठान है, उसमें कोई किसी को, लेकिन असल में धर्म क्या है? परहित सरिस, माने मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला दूसरों का हित, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे की को पीड़ा देना उससे बड़ी अधमाई, अधम का काम नहीं। तो जो धार्मिकता है वो मनुष्य के भीतर उसकी अंतर सांस्कृतिकता के रूप में जीवित रहती है, जो दूसरे के कल्याण के लिए, मनुष्यता के लिए, उसकी करुणा के लिए जीवित रहती है ना। तो हिंदी हर पीढ़ी में, हमारी पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी, हमारे उसके बाद की पीढ़ी, हिंदी को नए नए रूपों में मित्रों सृजित करेगी, अन्वेषित करेगी, खोजेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है मित्रों, हिंदी सह अनुभूति का माध्यम है। सह अनुभूति, इस शब्द को इन्वर्टेड कामा में कहूंगा। हिंदी डायलॉग ही नहीं है, बल्कि वो सह अनुभूति है। और हिंदी में जो आधुनिकता है, वो हिंदी में आधुनिकता के बीज केवल 1900 से ही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। 1890-80 से ही नहीं है, भारतेंदु से ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है विवादास्पद हो इस लेक्चर में, लेकिन मैं कहूंगा कि उसके बीज तुलसी में भी थे, कबीर में थे, उसके बीज सरापा में थे और प्रेमचंद में थे। तो हम केवल आधुनिकता अभी नहीं आई है, वो हमारी देसी आधुनिकता वर्षों पुरानी हमारे समाज में थी, हमारे बाप दादा में थी, हमारे के पुरानिये में थी। उस आधुनिकता को, जो हमारी देसी आधुनिकता है और सांस्कृतिक संकटों से जो गुजर रही है, फिर से अन्वेषित करना पड़ेगा हमको। और उस अन्वेषण में हमको, है ना, जो हर उपभाषा है, हर बोली, हर जो भाषा है, वो हमें हर लोक ध्वनि वो हिंदी को समृद्ध वो बनाती है, समृद्ध को समृद्धता को देती है। और हिंदी को केवल सत्ता की भाषा मत समझिए, कभी वो एक तरह से सत्ताधीन भाषा नहीं रही, सत्तानुकूल भाषा नहीं रही, वह जन संस्कृति की भाषा रही है। कभी सरापा के रूप में, कभी गोरखनाथ महाराज के रूप में, कभी कबीर के रूप में, कभी विनोद कुमार शुक्ल के रूप में, कभी मलयज के रूप में, है ना, वो हमारे बीच में हमेशा रही है। और कभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रूप में, हमेशा वो जनभाषा के रूप में रही है। और उसकी असली जो पक्षधरता थी वो सहजता थी, सहज होना उसकी सबसे बड़ी पक्षधरता थी। और संवादशीलता थी, संबोधनशीलता थी, वो संप्रेषित होकर दूसरों तक पहुंच जाती रही है, आज भी पहुंचती थी। कि जो हम अपनी भाषा को अगर इस तरह से सहज बना के रखें, कृत्रिम न बनाए, जैसा मैंने अभी पहले कहा, आडंबरीकृत न करें, तो वो जो सहजता है, जो उसकी प्राकृतिकता है, वो सहज लोगों को आकर्षित करेगी। और चूंकि हम सब जानते हैं कि हमारी भाषा का जो अंतिम लक्ष्य है वो मनुष्यता की रक्षा है, मनुष्य को बल देना है, मनुष्य की इज्जत करना है, मनुष्य को भाषिक स्वर देना है, मनुष्य का गहरा संबल देते हुए रचाव करना है ना। तो भाषा में जब संस्कार हमारे मित्रों बचेंगे, हम कहते हैं हम एक सभ्य समाज के लोग,
भाई काहे के लिए सभ्य समाज के लोग? हम सभ्य समाज के लोग तब हैं जब भाषा में भी हमारे संस्कार बचे हुए हैं। तो जब भाषा में संस्कार हमारे बचे हुए हैं तो संस्कृति में भी वो संस्कार बचेंगे, और वो संस्कार बचेंगे तो मैं समझता हूं कि जो चुनौतियां आधुनिक रूप में आई हैं और वो हमारी चुनौतियां कम होंगी। हम लोग उनसे निपट पाएंगे, उनको नए तरीके से देख पाएंगे, नए तरीके से बरत पाएंगे। और चूंकि हिंदी में इतनी सारी विविधताएं हैं, हिंदी में बहुवचनात्मकता, प्लुरलिज्म है। हिंदी एक तरह से एक वचनीय भाषा नहीं है। हिंदी में अनेक लैंगिकताएं, अनेक वचन माने अनेक वचन, बहुवचन, और हिंदी में अनेक आधार हैं। हिंदी इसीलिए एक रैखिकीकृत भाषा को स्वीकार करें, उसको इज्जत दें, उसको मान दें, और यह कोशिश करें कि लोक और युवा दोनों जुड़े रहें। लोक अतीत की तरफ अगर रहा है और युवा भविष्य की तरफ रहा है, तो हमें हिंदी को लोक और युवा के बीच का सेतु बनाना होगा। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हिंदी की जो चुनौतियां हैं उनसे हम रूबरू हो पाएंगे, और वो हमारे लिए आत्मीयता के रचाव जैसी लगेंगी। आज आपने अवसर दिया, विशेष रूप से हम डॉक्टर प्रोफेसर राजश्री शुक्ल जी और भाई राम प्रवेश जी को बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय के इस पुनश्चर्या कार्यक्रम में कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। अत्यंत आभार और अत्यंत नमस्कार आप सबको। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आभार आपका कि इस विकट परिस्थिति में आपने हमारा साथ दिया, क्योंकि आज अचानक से कुछ असुविधा हो गई किसी वक्ता के साथ। आपने सही कहा सर, लोक जो है, लोक का अर्थ जो है गांव नहीं है, वो एक सांस्कृतिक आत्मा है जो शहरों में भी बसती है। और हिंदी की जो प्रौद्योगिकी है उसको जानना बहुत आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके व्याख्यान में थी, ये इस पर बिल्कुल सभी हिंदी के जो पाठक हैं या जो पढ़ते पढ़ाते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। मैं बोलूं उससे पहले प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है सर। तो मनोज मंजुल जी प्रश्न करेंगे और अनुराग शर्मा जी भी हैं। तो मनोज जी पहले संक्षिप्त प्रश्न करें, उसके बाद अनुराग जी प्रश्न करेंगे। जी जी, सर स्वागत। सादर प्रतिक्रिया। प्रणाम सर। जी सर मैं मनोज कुमार यादव नाम मूलतः मेरा है सर। और जरूरी इसलिए भी आपसे थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए बातचीत करना ये इसलिए हो जाता है कि मैं आपके मूलतः होम डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। मऊ का मैं मऊ भी से है वासी हूँ आप। और कानपुर कार्य क्षेत्र है मेरा। और सर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। लेकिन प्रतिभागियों को, अपने साथियों को ये भी थोड़ा सा बता दूं कि आप हिंदी साहित्य में परिचय दास के नाम से जी पूरे देश में फेमस है सर। और कुछ ज्यादा न कहते हुए आप ही की एक कविता इस पटल पे कहना चाहता हूं, अगर अनुमति हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वागत है। चूंकि चंद्रमा पे, चांद पे बहुत सारी श्रृंगार परक कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन सर की एक बहुचर्चित कविता है काव्यात्मक ध्वनि करके। वो कुछ यूं है कि यह चिरकालिक धारणा है कि चंद्रमा शीतल है। यह पारंपरिक धारणा है कि चंद्रमा में दाग है, किंतु चंद्रमा में एक काव्यात्मक ध्वनि है। चंद्रमा में फाग है, चंद्रमा में मौसम का राग है। चंद्रमा रात्रि को रहने योग्य बनाता है, चंद्रमा अंधकार को सहने योग्य बनाता है। चंद्रमा हाथ की चूड़ी है, रात्रि का गहना है। चंद्रमा मन के कोने में उगे तारों के संग विचरना है। खूबसूरत चंद्रमा हवा के संग संग रहना है, बहना है। खगोल शास्त्र जो कुछ कहे, साहित्य खगोल शास्त्र का अनुवाद नहीं है। ये कविता सर की है और बड़े अलग तरीके से तमाम सारे उपमानों के माध्यम से चंद्रमा को दर्शाया गया। लेकिन ये जो सोच है कविता में चंद्रमा को लेकर के सर की, वो मतलब वो सोचने लायक और बड़ी खूबसूरत सृजनात्मक कविता है, जो ऐसा पर्याय देखने को नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको सुन करके और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू मंजुल जी, बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। सर, अद्भुत कविता। और भैया अनुराग शर्मा जी जी भैया बोलिए, सुन पा रहे हैं?
नेहा मिश्र जी, आप तब तक पूछ लीजिए। अनुराग जी शायद नेटवर्क नहीं पहुंच रही है वहां तक। जी, नेहा मिश्र जी। शुक्रिया सर। सर, बहुत ही यथार्थपरक विचार थे आपके, मैंने सुना पूरा वक्तव्य आपका। हाँ, माफी चाहूंगी। तो मैंने सुना से आपने बिल्कुल सारी बात से मैं सहमत हूँ आपके, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपने सर एक बात कही थी कि अभी आज के हमें अपने लोक संवेदना को जीवित रखते हुए प्रौद्योगिकी से भी जुड़ना जरूरी है, बिल्कुल सही बात। और सर मैं एक चीज अभी हमारी इसी व्याख्यान श्रृंखला में एक बात कही गई कि पीपीटी जो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये विदेशों की संस्कृति है। ठीक है, तो लेकिन जब मैंने ये चीज देखी है कि जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या कोई अपनी बात रखना, जैसे आपका व्याख्यान बिल्कुल ही क्योंकि बिंदुवत था और यथार्थपरक था, तो बातें में समझ में आती गई। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एनईपी में भी हम एनईपी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें भी बात की गई है कि जो भी शिक्षण हो वो हमारा एक प्रदर्शन बेस्ड हो, डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड हो, या फिर भाषाई प्रयोगशाला की हम बात करते हैं। तो अगर पीपीटी के संदर्भ में बात करूँ, पीपीटी से क्या होता है कि हमारी कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक लंबे व्याख्यान श्रृंखला के, वो क्लियर हो जाते हैं। और ज्यादातर हमारे हिंदी में ऑर्थोडॉक्स एक तरीके से चला आ रहा है कि हम एक लंबी श्रृंखला में बातचीत करते हैं तो चीजें हमारे पास स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। हो सकता है कि मेरे समझने में चीज दिक्कत हो, लेकिन मैंने चीज नोटिस की है। तो मैं चाहती हूँ कि जो व्याख्यान हो किसी भी उसमें ना, तो अपनी बात को रखने के लिए हमें कुछ न कुछ बिंदु जो है, महत्वपूर्ण बिंदु जो है, वो जरूर साझा करने चाहिए, ताकि हमारा एक जो श्रृंखला है वो बंदी रहे, हमारी विषयांतर ना हो। तो मैं आपके इस विचार से पूरी तरीके कि हमें प्रौद्योगिकी से जुड़ना पड़ेगा। बेशक वो हमारी आयातित संस्कृति है, लेकिन हमें उससे जुड़ना जरूरी है। और हमें, क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो बात आजकल जो संगोष्ठियों का जो हिसाब है, आपको पता ही है कि दो शब्द हमने बोला, हम साइड हो गए। लेकिन जब अपनी बात को प्रस्तुति के द्वारा हम रखते हैं, तो जो सुन रहा है उसके सामने भी जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं वो प्रदर्शित हो जाती हैं और उसको समझ में भी आती हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ सर। मुझे लगता है कि अपने बतौर हिंदी अध्यापक हमें इसको शामिल करना चाहिए अपने शिक्षण में भी, अपने व्याख्यान में भी। और मुझे लगता है कि जो भी कार्यशालाएं हों, जो भी आजकल आपके रिफ्रेशर कोर्स कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे लगता है कि व्याख्यान इसी पे बेस होने चाहिए, ताकि हमारी जो हमारा विचार वो सुदृढ़ हो सके। शुक्रिया सर। बहुत सुंदर, थैंक यू, धन्यवाद। नेहा जी। जी, अनुराग शर्मा जी सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। खैर, अब वसीम रजा जी का हम कविता सुनेंगे। उसके बाद चूंकि सर प्रतिक्रियाएं बहुत है, प्रश्न बहुत है, और पर समय कम है अगले वक्ता भी जुड़ने वाले हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। तो वसीम रजा जी की कविता सुन के हम समाप्त करेंगे। सादर प्रणाम सर। आपने हम सभी प्रतिभागियों का ज्ञान वर्धन किया, उत्कृष्ट रहा अनुभव। हिंदी और आधुनिक सांस्कृतिक चुनौतियों के नवाचार से अवगत हुए हम सब। साहित्य को तकनीक से जोड़कर अद्भुत रहा आपका वक्तव्य।